आज का विषय है संधि। संधि क्या है? संधि किसे कहेंगे? संधि का क्या अर्थ होता है? इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमारे मन में संधि शब्द को सुनकर उठते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने सुलझाया है। संधि का अर्थ मेल होता है। ये मेल लोगों के बीच में भी हो सकता है, राजाओं के बीच में भी संधि होती थी। किंतु भाषा में संधि क्या है? भाषा में संधि जब शब्द के पहले खंड की अंतिम ध्वनि और शब्द के दूसरे खंड की पहली ध्वनि के मेल होने पर जो नई ध्वनि बनती है उसे संधि कहते हैं। दृष्टांत देखिए, तथा जमा एव, तथैव। यहाँ आ जमा ए के मेल से ए का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अन्य ध्वनियों के मेल से ध्वनियाँ नया रूप धारण करती हैं। ये नया रूप ही संधि कहलाता है। आइए अब संधि का विस्तार से अध्ययन करते हैं। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर पास आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात दो स्वरों के आपस में मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। रमा जमा ईस, रमेश। यहाँ स्वर आ जमा स्वर ए के मेल से ए का निर्माण हुआ, जिससे शब्द बना रमेश। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि का अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि का नियम: स्वर अ, आ, ई, उ से परे क्रमशः अ, आ, ई, उ आ जाएं तो सभी क्रम से अपने दीर्घ रूप में आ, ई, उ में बदल जाते हैं। जैसे मुख्य जमा अध्यापक, मुख्याध्यापक। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। गुरु जमा उपदेश, गुरूपदेश। दीर्घ संधि में आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आ से परे यदि आ आते हैं तो आ में बदल जाएंगे। ई से परे ई आता है तो ई में बदल जाएंगे। उ से परे उ आता है तो वो अपने बड़े ऊ में बदल जाएंगे। यानी कि शब्द के पहले खंड के अंत में यदि आ में से कोई भी है, शब्द के दूसरे खंड के शुरू में और आ में से कोई भी है, दोनों मिलकर आ का निर्माण करेंगे। इसी तरह शब्द के पहले खंड के अंत में यदि ई में से कोई भी है, शब्द के दूसरे खंड के शुरू में ई में से कोई भी है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई यानी ई का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार शब्द के पहले खंड के अंत में ऊ में से कोई है, उधर शब्द के दूसरे खंड में शुरू में ऊ में से कोई भी है, तो दोनों मिलकर बड़े ऊ में बदल जाएंगे। दीर्घ संधि के उदाहरण: विद्या जमा अर्थे। हमारे पास एक शब्द के ये 2 खंड हैं। पहले शब्द के खंड करते हैं। वी हलंत नहीं है, स्वर ई मिला हुआ है। द हलंत प्लस ये हलंत प्लस आ, यानी कि आधा द आधा ये और उसमें आ मिलता है तब वो दया बनता है। शब्द के दूसरे खंड का पहला स्वर अ, अर्थी अ। विद्या शब्द के अंत में आ स्वर है तथा और अर्थी खंड का पहला स्वर है। दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ में बदल जाएंगे और विद्यार्थी शब्द बनाएंगे। इसी तरह ई जमा ई, कवि जमा इंद्र, कविंद्र। ऊ जमा ऊ, वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। आदि उदाहरणों में सजातीय हार्स्व व दीर्घ स्वरों ने आपस में मेल करके दीर्घ मात्रा का निर्माण किया है। दीर्घ मात्रा का निर्माण ही
स्वर संधि कहलाता है। गुण संधि। गुण संधि का नियम, शब्द के पहले खंड के अंत में आए ए आ से परे ई उ और री आने पर ए आ का क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र, महाजमा उत्सव महोत्सव, महाजमा ऋषि महर्षि। इस प्रकार हमने देखा ए आ से परे ई का ए बन गया, उ का ओ बन गया और रे का अर बन गया। पहले शब्द में मैं से ए निकला और शब्द के दूसरे खंड का पहला ए मिला, दोनों ए बन गए। मैं हलंत होने पर ए की मात्रा मैं के साथ मिल गई जिससे मैं बन गया और रै ज्यों का त्यों वहीं लग गया, क्योंकि रै तो पहले ही व्यंजन है, उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। महाजमा उत्सव में है में से आ निकला, उधर से ओ मिला, दोनों ने ओ की मात्रा का निर्माण किया और है के साथ जुड़ गया महोत्सव। हमारा तीसरा शब्द है महाजमा ऋषि महर्षि। है में आ है और उधर री है। आ और री ने मिलके अर का निर्माण किया। है से आ निकलने पर है हलंत हो गया अर्थात व्यंजन बन गया। अर बना, अर में ए स्वर है। स्वर हलंत जो है अर्थात व्यंजन है उसमें मिलेगा तभी है की ध्वनि आएगी। तो महर्षि है में ए मिलने से है बोला गया और रै पहले ही हलंत है तो वो अपने से पिछले वाले अक्षर के ऊपर लग गया। इस प्रकार बना महाजमा ऋषि का महर्षि। वृद्धि संधि। ए आ से परे ए ओ हो तो क्रमशः ए हो जाता है। उदाहरण ए जमा ए एक जमा एक ए जमा ए मत जमा एके मत के, ए जमा ओ जल जमा ओ जलौद, आ जमा औ महा जमा औषध महौषध। हमारा पहला उदाहरण था एक जमा एक। ये शब्द के दो खंड हैं। पहले खंड के अंतिम ध्वनि है क में ए स्वर मिला हुआ है। ए प्लस ए क्या बन जाता है ए। अब क में से ए निकलकर ए में मिल गया तो दोनों मिलकर ए की मात्रा का निर्माण करते हैं। पहला जो खंड है उसके अंदर जो क था उसमें से ए निकलकर ए में मिला तो क हलंत रह गया। ए की जो मात्रा बनी वो हलंत क में लगकर क बना देती है तो हमारे पास शब्द बनता है एक। इसी तरह दूसरे उदाहरण में भी होता है मत जमा ऐ के मतय के, जल जमा ओ जलौद, महाजमा औषध महौषध। वृद्धि संधि को विस्तार से समझते हैं। महाजमा औषध, यहाँ शब्द के पहले खंड की अंतिम ध्वनि हा में स्वर आ मिला हुआ है। शब्द के दूसरे खंड में प्रथम ध्वनि ओ है। हा में से आ निकलकर ओ के साथ मिल जाता है और ओ बन जाता है, जबकि हा स्वर रहित है हो जाता है। अब है हलंत का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर यानी कि मात्रा की ज़रूरत है और हमारे पास मात्रा है ओ है में लग कर ध्वनि हो बन जाएगा और शब्द बनेगा हमारे पास मैं जमा ह जमा सद महौषध। हमें यह स्मरण रखना होगा कि व्यंजन के पीछे कभी भी मात्रा स्वतंत्र रूप से नहीं आती। यदि आती है तो केवल शब्द के खंडित होने पर, किंतु खंडों को मिलाने पर वह पुनः अपने से अगले व्यंजन में लग जाएगी। जैसे जल जमा औद, लय से ए निकलकर औ के साथ मिल गया और लय हलंत हो गया, मतलब कि आधा अर्थात व्यंजन। अब हमारे पास पहले खंड में जल लय हलंत है और दूसरे खंड में मात्रा ओ है, तो मात्रा ओ अपने से आगे वाले हलंत लय
व्यंजन में मिलकर लो ध्वनि बनाएगी और शब्द जय जमा ल जमा ध जलोद बन जाएगा। यण संधि ई उ री से परे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो क्रम से य हलंत व हलंत र हलंत हो जाता है। पहला उदाहरण करते हैं। ई जमा ए यह हलंत बना। उदाहरण हमारे पास है यदि जमा अपी। यह के बाद दी है, दी में छोटी ई है। शब्द के दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अ है। ई प्लस अ क्या बन गया? य। द हलंत हो जाएगा क्योंकि ई ये के साथ संधि कर रही है, तो द में से ई निकलकर ए के साथ मिलकर यह का रूप धारण कर लेती है। द के साथ अब यह जुड़ जाएगा यद्यपि। यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि शब्द का जो दूसरा खंड होता है उसके शुरू में जो वर्ण है उसमें जो मात्रा लगी है वो मात्रा जीवित रहती है और शब्द के पहले खंड के अंत में लगने वाली मात्रा नए रूप को धारण करती है। जैसे पहले उदाहरण में यदि जमा अपी है, द में ई यह का रूप धारण कर लेती है। शब्द के दूसरे खंड में शुरू में अ स्वतंत्र लिखा हुआ है और उसके सामने यह हलंत है अर्थात व्यंजन है, और व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए अ स्वर व्यंजन यह में मिल जाएगा और यह अ ध्वनि के साथ उच्चरित होगा। उधर द हलंत की स्थिति में है क्योंकि ई का यह हलंत बन गया था। अब यदि जमा अपी का रूप बनेगा यद्यपि यद्यपि। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी अच्छी तरह से समझे जा सकते हैं। जैसे अनु जमा अय, पहले खंड के अंत में नु है अर्थात न व्यंजन में उ स्वर है जो शब्द के दूसरे खंड की पहली ध्वनि स्वर ए के कारण वह हलंत में बदल जाएगा और ए स्वर से युक्त होकर व के रूप में उच्चरित होगा। ए जमा न जमा व जमा ये, यहाँ पर न हलंत है अर्थात वह व्यंजन है, इसलिए वह आधा ही लिखा जाएगा और उसके बाद वह है कोई स्वर नहीं है तो उसमें कोई मात्रा नहीं जुड़ सकती। पूरा खंड इकट्ठा करने पर अन्वय के रूप में उच्चरित होगा। अगला उदाहरण है सु जमा आगत। यहाँ स में ऊ की मात्रा लगी हुई है। ऊ के उधर यानी कि शब्द के दूसरे खंड के शुरू में आ स्वर है। आ स्वर होने के कारण ऊ व हलंत में तब्दील हो जाएगा। अब व के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता है। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से व हलंत के बाद आ स्वर है, तो आ स्वर व स्वर को अपने साथ लेगा और वह वा के रूप में उच्चरित होगा। वा में बदल गया, अब से आधा रहेगा तो आधा लिखा जाएगा, फिर वा लिखा जाएगा, फिर जो शब्द के अंतिम दो वर्ण है ग और त गत लिखा जाएगा। हलंत से जमा वा जमा ग जमा त, पूरे खंड को इकट्ठा करने पर यह स्वागत के रूप में उच्चरित होगा। रे का र हलंत में बदल जाना। मातृ जमा आज्ञा, यहाँ तय से रे निकलकर स्वर आ के कारण हलंत र में बदलकर आ स्वर से जुड़कर रा वर्ण के रूप में उच्चरित होगा। शब्द के सभी खंड माँ जमा तय हलंत जमा रा जमा ज्ञा जुड़कर मातृज्ञा शब्द का निर्माण करेंगे। अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ से परे विजातीय स्वर आने पर क्रमशः आय औ हो जाता है। उदाहरण ने जमा अन। यहाँ पर ने में ए की मात्रा मिली हुई है। ए जमा ए, उधर शब्द का दूसरा खंड है उसमें ए है। ए के कारण ए में परिवर्तित हो जाती है। अब न से ए की मात्रा निकल गई तो न हलंत बच गया। उधर ए बन गया था तो न हलंत जमा अय जमा
अन। अब पूरे खंड को मिलाते हैं। न हलंत है, उसके बाद ए स्वर है, तो ए स्वर न में मिल जाएगा। अब ये हलंत बच गया, उसके बाद ए स्वर है जो य के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार तीनों वर्ण स्वर युक्त हो जाएंगे। न जमा य जमा न, नयन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है गए जमा अक। ए की मात्रा आय में बदल जाएगी। गए हलंत है, गए के बाद आ है, वो गए में मिल जाएगा, गा बन जाएगा। अब ये हलंत है, उसके बाद ए है, ए ये में मिल जाएगा, वो ये बन जाएगा हमारे पास गायक। इसी तरह पो जमा अन पवन, पौ जमा अक पावक, नौ जमा इक नाविक। ये हमारे स्वर संधि और उसके भेद थे। दोस्तों, आप नियमों को ध्यान से पढ़ें। एक बार आपको शब्द के खंडों को जोड़ना आ गया, समझो संधि आपको आ गई। अब करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन से परे व्यंजन या किसी स्वर के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे वाक जमा जाल, वाक जाल। पहला नियम है वर्गों के पहले वर्ण क, च, ट, त, प से परे वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग समझते हैं। क पंक्ति में क समेत 5 व्यंजन है। क सबसे पहले है, इसलिए इस पंक्ति का नाम क वर्ग है। च में 5, च सबसे पहले है, इसलिए उसी के नाम पे वर्ग का नाम च हो गया। इसी तरह ट वर्ग, इसी तरह त वर्ग, इसी तरह प वर्ग। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। सट जमा आनन। सट में ट हलंत है और उसके बाद आ स्वर है। हमारे पास नियम है वर्गों के पहले वर्ण क, च, ट, त, प से परे यदि कोई वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। यहाँ पे ट वर्ग का ट पहला वर्ण है, वो अपने तीसरे में बदलेगा ट, ठ, ड, यानी कि ट की पंक्ति में तीसरा व्यंजन ड है, तो ड हलंत हो जाएगा। उधर हमारे पास आ स्वर मौजूद है। ड के उच्चारण के लिए आ स्वर लेते हैं, ड में आ मिला दिया जाता है, डा बन गया। हमारे पास खंड का पहला वर्ण श, फिर डा, फिर न, सडा, नन। कुछ और उदाहरण देखिए। सत जमा जन सज्जन, तय अपने तीसरे जय में बदल गया। अच जमा अंत, च के उधर स्वर ए है, च अपने तीसरे में बदल गया। अब जमा जय अब्ज, प के बाद जय, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण जय है यहाँ पे, और प फिर जय की वजह से अपने तीसरे में बदलेगा ब हलंत है, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए ब हलंत ही रहेगा, अर्थात आद्य अक्षर के रूप में ही लिखा जाएगा। दिक जमा गज, दिग्गज, क हलंत है, उधर ग वर्ण है, यानी कि वो एक स्वर को लिए हुए, स्वर यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, इसलिए क हलंत ही रहेगा, अर्थात आद्य रूप में लिखा जाएगा। शर्त जमा चंद्र, शर्द चंद्र, तय अपने तीसरे द में बदल जाएगा। यहाँ पर भी कोई स्वर स्वतंत्र नहीं है, इसलिए द आधा ही लिखा जाएगा। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प से परे न, म हो तो क, च, ट, त, प के स्थान पर होने के वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जाएगा। वाक जमा मैं, क के बाद मैं आने से क अपने वर्ग के तीसरे
गे में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा वांग्मय। इसी तरह सट जमा मास ट ण में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा सणमास। तय का मेल श से हो तो त च में और श छ में बदल जाता है। उत जमा श्वास उच्छ्वास, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। मैं के बाद कोई पंचम अक्षर या य र ल व श है आए तो मैं अनुस्वार बिंदी में बदल जाता है, जैसे सम जमा तोष संतोष। अगर मैं के बाद मैं आए तो मैं का द्वितीय हो जाता है, जैसे सम जमा मान सम्मान। रे र श से परे न को न हो जाता है। प्रे जमा नाम परिणाम, प्र जमा नाम प्रणाम। श से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए तो श का श हो जाता है। अभी जमा सेक अभिषेक। त से परे च ज झ ट ठ ड ढ ल होने पर त क्रम से च ज ट ड ल में बदल जाता है। उत जमा चारण उच्चारण, सत जमा जन सज्जन, तत् जमा टिक्का तट्टिक्का। उत जमा लास उल्लास, उत जमा डयन उड्डयन। विसर्ग संधि परिभाषा करते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार आता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। पहला नियम करते हैं। विसर्ग के पहले अ और बाद में अ या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा बल। यहाँ विसर्ग के बाद पै वर्ग का तीसरा वर्ण है और न में अ स्वर है तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। इसी तरह अध जमा गति अध ध में अ विसर्ग के बाद क वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा और हमारे पास शब्द बनेगा अधोगति। अब करते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम। विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व है में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हलंत हो जाता है। उदाहरण निहि जमा आहार। यहाँ विसर्ग से पहले नि वर्ण होने के कारण विसर्ग र हलंत में बदला और शब्द के दूसरे खंड के पहले वर्ण आ स्वर में जुड़कर रा के रूप में उच्चारित हुआ। इस प्रकार शब्द के खंडों नि जमा रा जमा हा जमा र को जोड़ने पर निराहार शब्द बना। एक और उदाहरण करते हैं। नि जमा धन। विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर नि वर्ण होने के कारण विसर्ग र हलंत में बदला और शब्द बना नि जमा र हलंत जमा धन निर्धन। आपके मन में प्रश्न होगा कि यहाँ र हलंत क्यों रहा। विसर्ग के बाद कोई स्वतंत्र स्वर नहीं है, इसलिए र हलंत ही रहेगा, अर्थात आधा रहेगा और आधा ही लिखा जाएगा। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। निहि जमा चल निश्चल, निहि जमा च निश्चय, धु जमा शासन दुःशासन। विसर्ग के बाद त स हो तो विसर्ग का श बन जाता है। नमः जमा ते नमस्ते, नि जमा संतान निसंतान। विसर्ग से पहले उ ई और बाद में क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग का श बन जाता है। चतु जमा पाद चतुष्पाद, नि जमा कलंक निष्कलंक। विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो
तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पूर्व वाली मात्रा दीर्घ हो जाती है। निः जमा रोग निरोग, नि जमा रस नीरस। विसर्ग संधि का आखिरी नियम, विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। उदाहरण अंतः जमा करण, अंतःकरण। अगर आपको ज्ञान कुंज चैनल द्वारा तैयार की गई संधि अध्ययन की सामग्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों, पाठकों आदि को लाभ मिल सके। आपको आपके सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं।